नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। उनसे आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल पर। दरअसल खबर जो आ रही है वो थोड़ी सी हैरान करने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका ने इजराइल को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। इसके अलावा बंकर बस्टर बम जिन्होंने बरसाए उन पायलट्स की भी बात होगी, जो जिन्होंने जाकर सीधे ट्रंप को रिपोर्ट किया। उन्होंने क्या कहा है ये इसकी भी बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ईरान की भी हम बात करने वाले हैं। ईरान की बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ईरान ने एक बार फिर से कह दिया है कि हम परमाणु बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, ये सारी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अंकुर जी मैं आपके पास आता हूं और वो B2 बॉम्बर्स की बात जो हो रही है उसके बारे में खुद ही ट्रंप जो हैं वो अपनी तारीफ कर रहे हैं कि मेरे में केवल हिम्मत थी। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जो हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है इस समय अमेरिका में वो मेरी वजह से हो रहा है। तो ये उसी का एक्सटेंशन है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बात कही कि जो ईरान पे इससे पहले जितने भी अमेरिकन राष्ट्रपति थे उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, ऐसा ट्रंप ने कहा है। और ट्रंप का दावा ये है कि जो B2 बॉम्बर्स के पायलट थे उन्होंने उनसे ऐसा कहा। मतलब बेसिकली जो पायलट वहाँ गए थे उन्होंने ट्रंप को वापस आके कहा कि इससे पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा होगा। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो भी कुछ कर रहे हैं पूरी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में, या जो पूरी दुनिया की जितने भी जियो इकोनॉमिक्स में बोल दो, उसमें ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कुछ है इस समय अमेरिका में, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इन अमेरिका इज़ डन बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ट्रंप की जो सरकार है, प्रशासन है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसके पीछे से डिकोड करने की ज़रूरत है। डिकोड करने की ज़रूरत ये है कि क्या और कोई राष्ट्रपति होता तो क्या वो B2 बॉम्बर्स नहीं भेजता? तो इसका जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले बराक ओबामा की सरकार थी, जब वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन मंजूर किया। उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी इन्वेड किया, ड्रोन अटैक्स हुए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक्स बराक ओबामा के टाइम पे हुए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले जॉर्ज बुश ने इराक में इन्वेजन किया। तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं है। इवन जो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स की जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा वायलेंट है। दो दे आर कंसिडर्ड लिबरल एंड सेकुलर, बट डेमोक्रेट्स आर द मोर वॉर मॉन्गरिंग कह लो या इंक्लाइन टुवर्ड्स लड़ाई, वो लड़ाई की तरफ ज़्यादा झुके हुए होते हैं। रिपब्लिकन ऐसा है, जो हिस्ट्री डेटा शो करता है कि रिपब्लिकन्स ने उतनी जंग नहीं लड़ी है। तो ये तो रिपब्लिकन्स हैं, जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वही बात है कि आपको नोबेल कब मिलेगा, तो उस पर बड़ा खुश हो गए डोनाल्ड ट्रंप। और जिस पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछा उसकी तारीफ़ कर दी कि मैंने आपके जैसा पत्रकार नहीं देखा आज तक। मतलब वो स्टाइल है। तो लेकिन ये है कि अमेरिका की कोई और सरकार होती वो भी B2 बॉम्बर्स भेजती। ट्रंप ने कम हमला किया है मेरी नज़र में, और अगर डेमोक्रेट्स की सरकार होती, कोई और सरकार होती, तो वो ज़्यादा बड़ा हमला करती। एक चीज़ और है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात तो ठीक है, लेकिन 10 में से 15 नंबर अगर ट्रंप दे रहे हैं B2 बॉम्बर्स को, वो भी तब जब एक खबर निकल कर आती है कि वहाँ से यूरेनियम पहले ही हटा लिया गया था। और वो कह रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई है, फिर भी वो कह रहे हैं कि 10 में से 15 नंबर मैं देता हूँ, क्योंकि जो काम किया है वो इतना सटीक किया है, इतना शानदार किया है कि जिसके कहने ही क्या। हाँ बिल्कुल, देखिए वो 10 में से 15 या 20 भी दे सकते हैं। उनका नाम डोनाल्ड जे ट्रंप है, ठीक है, वो कितने भी नंबर दे सकते हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि B2 बॉम्बर्स का जो, अगर मैं B2 बॉम्बर्स की बात करूँ तो उन्होंने तो अच्छा मतलब काम किया, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में इस तरह के लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स है ना, वो भी स्टील्थ हैं, एक लेवल तक तो स्टील्थ ही है, नहीं है पूरी दुनिया में। और जो जिस हाइट पे वो उड़ान भरते हैं, वो हाइट भी मतलब कई हज़ार, 35-40 हज़ार की फीट पे ऊंचाई पे मतलब उड़ान भरना बड़ा मुश्किल काम है। तो B2 बॉम्बर्स में तो डेफिनेटली ये बात है कि ये अमेरिकन वेपनरी का कमाल है। F-35 को लेकर दुनिया में बड़े सवाल हैं, लोगों के मन में बड़ी चिंताएं भी हैं
कि वो ऐसी मशीन नहीं है जिस मशीन की का तोड़ नहीं हो सकता। पर B2 बॉम्बर्स को मैं मानता हूँ कि इस समय पूरी दुनिया में जितने भी बॉम्बर्स हैं, रशिया के पास भी एक बॉम्बर्स है, बट B2 बॉम्बर्स टेस्टेड हैं, इस लड़ाई में भी टेस्ट हुए, अफ़गानिस्तान में भी टेस्ट हुए, और दे आर अबव द मार्क। अच्छा, एक चीज़ और है कि ईरान की संसद के अध्यक्ष जो हैं उनके सहयोगी मेहंदी मोहम्मद ऐसे करके उनका नाम है, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर डाली जिसमें इसराइल जो है उसका मैप बताया गया, और उसके ऊपर तस्वीर में ऐसा नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर परमाणु बम डाले गए हैं, 2 परमाणु बम डाले गए हैं। ये तस्वीर जो है खूब चर्चा में आई है। तो क्या परिस्थितियां बन रही हैं? क्या एक बार फिर से दोनों भिड़ने वाले हैं? एक बात। दूसरी तरफ जो B2 बॉम्बर्स की हम बात कर रहे थे, तो एक खबर ये भी आई कि अमेरिका अब इसराइल को खुद ही B2 बॉम्बर देने की तैयारी में है कि आप ही रख लो और आप ही काम करना। मतलब खुद वो इन्वॉल्व शायद नहीं होना चाहता, क्योंकि कतर के उसके बेस तक तो ईरान की पहुंच हो ही गई। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो B2 बॉम्बर्स हैं, अगर अमेरिका इसराइल को देता है तो आई थिंक से ऑलरेडी F-35 है, तो इट इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी दैट वी आर गिविंग द सोफिस्टिकेटेड वेपन टू द इसराइल। यानी कि जो सबसे आधुनिक हथियार हमारे पास है एज एन अमेरिकन, वो हम इसराइल को भी देंगे। तो ये तो पॉलिसी क्लियर है, और इसमें अगर वो B2 बॉम्बर्स दिए भी जाएं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है। दूसरा जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जो मेहदी मोहम्मदी हैं, उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे जो तस्वीर डाली, वो एक चिंता की बात है। चिंता इन द सेंस कि या तो ईरान ने इस लड़ाई से कोई सबक नहीं सीखा। सबक इन द सेंस कि भाई ईरान ये फैसला ले सकता था कि हम आगे इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर ईरान अभी भी कॉन्फ्लिक्ट के मूड में है तो इट मीन्स कि ये जो लड़ाई है ये आने वाले समय में आगे बढ़ेगी। मूड में है तो फिर तैयारी भी है। तैयारी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो तरीका ये है कि ईरान, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था, कि यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है वो चालू करे, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब मेरा मानना है कि 6 महीने से 1 साल उसको लगेगा अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को दोबारा ऑपरेशनल करने में। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना, साउथ कोरिया, रशिया या कहीं से चुरा के, ब्लैक मार्केट से, ग्रे मार्केट से कुछ भी करके वो अपना यूरेनियम लेके आ जाए और उससे परमाणु बम बना ले। बगल में पाकिस्तान भी है, मैं उसका नाम भूल गया। पाकिस्तान इज़ आल्सो पूरी दुनिया के लिए एक नायाब तोहफा है। पूरी जो हमारी ये जो पूरा प्लेनेट है उसके लिए तोहफा है, तो वो भी उनको दे सकते हैं अगर कुछ डील बने कुछ तो। या तो वो कर ले, अगर ऐसा करता है तो फिर एक और मतलब मुश्किलें होंगी। लेकिन अगर ईरान दोनों चीज़ों में फेल हो जाता है, जिसमें कोई परमाणु बम नहीं बना पाता, दूसरा ये है कि खुद को लड़ाई के मोड़ से बाहर नहीं ले पाता, तो फिर 1-1.5 साल में फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नहीं, एक चीज़ है कि खुले तौर पर अभी तक ईरान ने एक बार भी ये नहीं कहा है, अभी भी नहीं कहा है कि हम परमाणु बम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम एनरिचमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कम नहीं करेंगे, हम अपनी ज़रूरतों के लिए, ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इसका एनरिचमेंट कर रहे हैं। ठीक है कि वो उस इतना ज़्यादा समर्थन करना ये बताता है कि ये परमाणु बम की बनाने की ही तस्वीर है, लेकिन वही के एक नेता की तरफ से अगर ये तस्वीर डाल दी जाए तो ये स्पीकर है, नेता भी नहीं है यार, स्पीकर के सहयोगी हैं। ये हैरानी वाली बात है, या तो ये फ्रिंज एलिमेंट है या फिर पूरा मुआशरा यानी कि पूरी सोसाइटी ही पूरी इस तरह डाउन रिडन हो, मतलब एक ही विचारधारा बन चुकी है उसकी, कि जो आयतुल्लाह खामनेई हैं, उनके जितने भी लेफ्टिनेंट्स हैं, लेफ्टिनेंट से मेरा मतलब जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो स्पीकर हों संसद के, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, विदेश मंत्री हो, अगर वो अभी भी चाहते हैं कि इज़राइल पर हम एटॉमिक अटैक करेंगे, परमाणु अटैक करेंगे, तो फिर उन्हें इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि इज़राइल पर आप अटैक कर देंगे तो आपके ऊपर भी होगा। ऐसा तो नहीं है। तो वो तो कहते हैं दूसरी कि बात, हम 2 ही ऑप्शन लेकर चलते हैं, या तो गाजी या शहीद। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि इस विचारधारा को ईरान की जो मौजूदा रिजीम है
उसके लिए भी लंबे टाइम तक इसको चलाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसी ऐसी बातें नहीं करेंगे तो जो वो रिजीम सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता में तो लोग पलट देंगे, क्योंकि एक तरह से तो ईरान की हार हुई है इस लड़ाई में। भाई 600 650 700 लोग मारे गए, इसराइल 900 के करीब 900 मान आंकड़ा आ लो, रहा था। 900 हज़ार मान लीजिए, जितने भी हैं ये 600 तो से तो ऊपर ही हैं, बाकी नुकसान भी हुआ है। तो क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है? एक मुल्क पूरी जंग के नहाज पर पहुंच गया तो क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है? तो वहाँ तो ऐसे जो रिजीम है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो गिर सकती थी, पर वो नहीं गिरेगी, क्योंकि फिर ऐसी ऐसी ही बातें की जाएंगी कि हमने इसका नाबूद कर देंगे, हम एटम बम चला देंगे। मैं एक सवाल सबके सामने छोड़ना चाहता हूँ कि कोई भी मुल्क दुनिया में ये कहे कि मैं एटम बम चला दूँगा, इस एटम बम के असरात, इसके इफ़ेक्ट, इसका प्रभाव कितना भयंकर होता है, ज़रा इसका भी अध्ययन करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जिसके ऊपर चलाएंगे, आप एक चलाएंगे वो दो चलाएगा, ठीक है? उसके बाद आप बचेंगे या ना बचेंगे वो भी ज़रा सोच लीजिए। तो ये इस तरह की धमकियाँ देना बेसिकली ये अपनी जो आवाम है उसके लिए चूरन बेचने जैसा होता है, कि उसे चूरन बेच के खिला दिया जाए, चटा दिया जाए, और वो हमें वोट दे दे या हमारी जो रिजीम है, जो सत्ता है, उसको चुनौती ना दे। नहीं, लेकिन एक तरफ से नहीं हो रहा है ना, दूसरी तरफ से अमेरिका ने इसराइल को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने हथियार, बड़े बड़े बम नहीं नहीं, देने की, हथियार बंकर और बस्टर, हथियार और B2 बॉम्बर्स। वो ठीक है, हथियार देना और एटम बम की धमकी देना दोनों में अंतर है। अगर ईरान कहता कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप छोड़ सकते हैं, आपको अपनी मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना आपके लिए बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप एटम बम की बात करेंगे, इजराइल एटम बम की बात करेगा, इंडिया अगर किसी अपने पड़ोसी मुल्क पर कहेगा कि हम एटम बम चला देंगे, तो वो एग्जिस्टेंशनल थ्रेट मानी जाती है, यानी कि आपके अस्तित्व की लड़ाई मानी जाती है। तो जब इसराइल आप बार बार यही तो कहता है कि हाँ, हमारा अस्तित्व, क्योंकि ये डेफिनेटली कहते हैं ही थिंक्स दैट इट्स एग्जिस्टेंशनल थ्रेट टू हिम। वो कहता है कि ये मेरे अस्तित्व की लड़ाई है, इस वजह से वो बहाना भी मिलता है, वो पूरा पॉलिसी भी फिर उसी तरीके से बनाते हैं, और यही वजह है कि उसने इतना बड़ा अटैक किया कि उसको लगता है कि भाई मेरा एग्जिस्टेंस का सवाल है, कल मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, फिर मैं क्या करूँगा? नहीं, तो वो अभी जो 12 दिन की जंग हुई उसमें एक खबर और आई कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान एक मीटिंग कर रहे थे, वो वहाँ पर मिसाइल गिरी, और ऐसी जगह गिरी कि वो आगे पीछे दोनों जगह, मतलब निकलने की जगह या दाखिल होने की जगह, दोनों जगह उन्होंने कोशिश ये की कि उनको वहीं पर मार दिया जाए। मतलब उनका ये आरोप है कि मेरी जान लेने की कोशिश की गई। नहीं, उन पर भी, और मेरे ख्याल शायद एक खबर ये भी थी, राष्ट्रपति भी बाल बाल बचे थे किसी हमले में, हाँ, ईरान के। मसूद पेज़ेश्कियान वही 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 कह हाँ, रहे नहीं नहीं, ये तो उनकी बात कर, राष्ट्रपति मैं कह रहा हूँ, विदेश मंत्री, सॉरी हाँ। माफ़ कीजिए, हाँ। विदेश मंत्री भी बाल बाल बचे थे, किसी मीटिंग में हिस्सा लेने जा रहे थे, वो मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद वहाँ बमबारी हुई थी, ये कोई एक और सोर्सेज के हवाले से खबर थी। तो देखिए, इजराइल का जो पेनिट्रेशन था ईरान में, पुनित वो एक पूरी दुनिया के लिए एक पहेली है। IRGC के टॉप कमांडर मीटिंग करते हैं, वहीं पे अटैक हो जाता है। IR ये जो मसूद पेज़ेश्कियान जो उनके राष्ट्रपति हैं, मीटिंग करते हैं, बाल बाल बचते हैं, है ना, बड़ी मुश्किल से बचते हैं, शायद कुछ घायल भी होते हैं हल्के फुल्के। हाँ। विदेश मंत्री मीटिंग करते हैं, उनके बाद वो अटैक होता है। ईरान का प्रेस टीवी जो उनका सरकारी चैनल है, उसके ऊपर अटैक, वहाँ उसी समय अटैक होता है जिस समय वो, उनकी जो महिला एंकर है, वो पूरी दुनिया को धमकी दे रही होती है। तो इजराइल की जो सोसाइटी थी, या जो उसका मतलब दायरा था, जो डिफेंस उसके एनक्लेव्स थे ईरान ईरान के, उसमें इजराइल ने अच्छी खासी घुसपैठ की थी, और ये आज से नहीं हुआ होगा, इसकी तैयारी कम से कम 5 से 10 साल पहले से चालू हुई होगी। तो ये इजराइल की फोरसाइटनेस है, उसने पहले ही समस्या को देखा और देख लिया कि आज मेरे लिए, मेरे एग्जिस्टेंस के लिए आज से 5 साल बाद ये मुल्क या ये रिजीम मेरे लिए चुनौती बन सकता है, इसलिए मुझे इस मुल्क में अपनी एसेट तैयार करनी है। तो यही वजह है कि जब ये लड़ाई हुई तो इजराइल ने बेहतर तरीके से इस जंग को लड़ा।
ये बात अलग है कि लंबी लड़ाई चलती तो इजराइल को नुकसान पहुंचता, क्योंकि बहुत नहीं, छोटा वो मुल्क है। हाँ, और जिस तरीके से वो लगातार मतलब मिसाइलों की बौछार हो रही थी, तो इजराइल मिसाइलों के लिए का संकट आ गया था। संकट आ गया था, बट इसराइल जैसे छोटे मुल्क ने एक अपने जो एक उनकी इंटेलिजेंस है उसका बखूबी प्रदर्शन बखूबी उसने। प्रदर्शन किया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि ये बातचीत जो है फिर से शुरू हो, न्यूक्लियर टॉक्स फिर से शुरू हो, इसके लिए खबर संकेत आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि अभी अभी खबर जो है वो कहा गया कि अभी जगह सारी चीज़ें जो हैं वो तय नहीं है और मामला अभी नहीं है, मतलब ईरान अभी कह रहा है कि अभी हम बातचीत के स्थिति में नहीं आ रहे हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत होगी, क्योंकि जो उनका जो विदेश मंत्रालय है वो बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि भाई पहले अब हमारे बीच में भरोसा नहीं है। वजह क्या है भरोसा ना होने की? उनको एक गारंटी ये चाहिए कि आप आगे अटैक नहीं करेंगे, आप हमारे परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे, प्रतिबंध हटाएंगे, तो हम आपसे बात करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम इस मुद्दे को यानी कि इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये है मसला। नहीं, बीच में तो संकेत ये मिल रहे थे कि बातचीत शुरू हो जाएगी, ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएंगे, कुछ ईरान को भी राहत मिलेगी, उसको भी कुछ, लेकिन पुनीत मुश्किल लग रहा है। अभी अच्छी देखिए ना आप, ये जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गली बाफ के जो सलाहकार हैं मेहदी मोहम्मदी, इन्होंने इंस्टाग्राम पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर खामनेई का भी बयान आया, खामनेई के जो तेवर थे आयतुल्ला खामनेई, वो तेवर में भी कोई बदलाव नहीं आया। तो अब आने वाले समय में बातचीत होगी कोई, मुझे मुश्किल लगता है। ठीक है, तो बातचीत तो मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन लग रहा है कि एक बार फिर से दोनों मुल्क जंग के मुहाने पर खड़े तो हैं। अब जंग शुरू होगी नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल तस्वीर जो है वो कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है जो आपने चर्चा में जानी। ग्लोबल अड्डा में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।